कि मध्य प्रदेश का भारत की स्वतंत्रता में, इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या क्या योगदान है। तो देखो इसके 3 पार्ट बनते हैं। सबसे पहला आएगा 1857 की क्रांति में योगदान, ठीक है। दूसरा आएगा 1857 की क्रांति जब असफल हो गई, खत्म हो गई, तो उसके बाद में जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, यानी 1857 के बाद और 1947 के पहले इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। और इसका तीसरा पार्ट बनता है अपने क्रांतिकारी। तीसरा पार्ट क्या हो गया, मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी। तो देखिए ये तीनों ही पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ज्यादा बड़े नहीं है, साइज में इनके छोटे ही, क्योंकि अपने को मेन इनके फैक्ट करना है कि 1857 की क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, है ना। 1947 में तक जब अपना फ्रीडम स्ट्रगल चला, गांधी जी आए, नेहरू जी ने बहुत आंदोलन करे, सुभाष चंद्र बोस, तो उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और इसके बीच में घटने वाली घटनाएं, मतलब इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में भी घटने वाली घटनाएं। और तीसरा क्या हो गया, क्रांतिकारी। जैसे आप जानते ही होंगे चंद्रशेखर आजाद हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है। अब देखो इसमें एक चीज थोड़ी सी ये भी होती है, कई क्रांतिकारियों के नाम इधर भी मैच हो जाते हैं। यदि मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ाता हूं तो उसमें झांसी की रानी का नाम आएगा, तो उनसे रिलेटेड क्या होगा, क्रांतिकारी वाला पोर्शन भी इधर कवर होने लगेगा, तात्या टोपे है कि नहीं। और भी दूसरे कहीं शेख रमजान, शंकर शाह, काफी सारे क्रांतिकारी हैं। तो कुछ है कि ये दोनों पोर्शन थोड़े थोड़े क्या मिलते भी जाते हैं आपस में। समझ रहे हैं ना बात को, कि 1857 की क्रांति तो बन पड़ेंगे, लेकिन उसके दौरान क्या होगा, बीच बीच में ही क्रांतिकारी भी उसमें साथ में कवर होते जाएंगे। तो मैं आपको उसकी डिटेल बताते जाऊंगा। तो शुरुआत अपन 1857 की क्रांति से ही करते हैं। अब देखिए जब मैं आपको पहली लाइन पढ़ाऊंगा यहीं से आपको ऐसा लगेगा कि शायद कुछ मिक्स हो रहा है। मिक्स नहीं है, जिन्होंने 1857 की क्रांति या उसके पहले भाग लिया वो अपने आप उनके नाम तो आएंगे, कुछ डिटेल भी आएगी, है ना। अब अच्छा बता सकते हो कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले, बिल्कुल शुरुआत में पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करा था। देखिए मैं 2 घटनाएं बताता हूं आपको। आप यदि कोई भी बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहला नाम आता है कि 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई किसने करी थी, अप्पा साहेब ने। आप जानते हैं कौन है अप्पा साहेब, ये आप पढ़ेंगे, जो कि बात पूरी तरह से सही नहीं है। आप कोई भी बुक उठाएं, शुरुआत कहां से करी जाएगी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, है ना। नहीं, मंगल पांडे जी वगैरह एमपी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वो कहां पर आ जाएगा, आपके इंडिया का स्वतंत्रता संग्राम में, कि मंगल पांडे जी जो है पहले शहीद। अपन वो बात अभी नहीं कर रहे, अपन अभी कहां है, एमपी में, है कि नहीं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड। पहले अच्छे बात करें अप्पा साहेब। जैसा मैं बोल रहा था कि आपको कहीं पर भी क्या बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किसने करा था, अप्पा साहेब। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अप्पा साहेब कौन है, आप नहीं जानते। देखो मराठों में सबसे पहले छत्रपति, मेरी लाइन पे ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, छत्रपति नॉट पेशवा। सबसे पहले छत्रपति कौन थे, शिवाजी। फिर शिवाजी के बाद कुछ दिनों के लिए राजाराम बने, जिनको हटा के कौन बन गए, संभाजी। संभाजी के बाद फिर राजाराम बने, फिर राजाराम जी की काफी कम उम्र में डेथ हो गई थी, 30 साल की एज में। उसके बाद कौन आए, शाहू जी। ये 3-4 नाम आपने मराठा हिस्ट्री में कहीं पढ़े होंगे। फिर होता क्या है, साहू जी के समय पे ही पेशवा बाजीराव फर्स्ट संगोली की संधि द्वारा क्या करते हैं, सारे अधिकार ले लेते हैं, और छत्रपति जो बचते हैं क्या, नाम मात्र के चीफ। मराठा एम्पायर के सबसे बड़े चीफ कौन होते हैं, छत्रपति, लेकिन नाम मात्र के। तो देखिए उसी कैटेगरी में शिवाजी के जो वंशज हैं, छत्रपति, संभाजी, साहू जी, उसी कैटेगरी में सबसे आखिरी नाम किसका आता है, अप्पा साहेब का। अप्पा साहेब मराठा साम्राज्य के आखिरी छत्रपति हैं, यह ध्यान रखना। आपने पढ़ा होगा बाजीराव टू, तो बाजीराव टू कौन थे, आखिरी पेशवा। 1857 की क्रांति में भी पढ़ा होगा आपने, तात्या टोपे, नाना साहेब का नाम, तो ये कौन थे, पेशवा। अप्पा साहेब कौन है, छत्रपति, ये ध्यान रखना। तो ऐसा बोला जाता है कि 1818 में अंग्रेजों ने इनसे क्या बोला कि नर्मदा घाटी का क्षेत्र खाली करो, छिंदवाड़ा, बैतूल एटसेट्रा जो महाराष्ट्र को टच करते हैं,
और इन्होंने साफ मना कर दिया। और इस दौरान जो हुई, दोनों के बीच में जंग हुई जिसमें अंग्रेज जीते। तो यहां से अपनी शुरुआत करी जाती है क्या, एमपी की पढ़ाई की। बट ये बात 100% सही नहीं है। इसके पहले भी एक और नाम आता है 1783, शंकर शाह। यदि आप डेट वाइज चलेंगे तो शंकर शाह पहले पर्सन थे हमारे स्त्रोतों के इतिहास के अनुसार ज्ञात, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करा था। कब? 1783 में। यह घटना कब की? अप्पा साहेब वाली 1880 की। सही है, 30 से 33 साल का अंतर हो गया लगभग दोनों के बीच में। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं कहां से? शंकर शाह जी से। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। शंकर शाह ने विद्रोह करा। अब ये क्या है कि कोई ज्यादा नियोजित नहीं था। अब आप समझ सकते हैं 1783 में इतनी ज्यादा कोई तैयारी नहीं होगी, और अंग्रेज तो बहुत पावरफुल थे। तो काफी कम समय में ही क्या हुआ, इनको और इनके पुत्र रघुनाथ शाह को क्या करा गया? अरेस्ट, और बाकी विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई। तोप से उड़ा के दोनों को एक साथ मार दिया गया। तो ये ध्यान रखना, बस आपको नाम याद रखना है। शंकर शाह क्रांतिकारी में भी आ जाएंगे, और सबसे पहला विद्रोह करने वाले पर्सन, और उनके पुत्र रघुनाथ शाह। तो यहीं से शुरुआत करो, हेडिंग डाल लो, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। पहला नाम आएगा, ईयर लिख लो 1783। अपन क्या है, ईयर वाइज चलते हैं तो आपको थोड़ा समझने पढ़ने में भी सुविधा हो जाएगी। मैं आपको सारे मेन फैक्ट्स करवा दूंगा। कोशिश करेंगे अपन 1949 तक आ जाएं। 1949 का क्या महत्व है? 49 तारीख देख के कुछ अजीब नहीं लग रहा? अरे 49 में स्वतंत्रता संग्राम 49, ये आपको पता होगा। भोपाल में नवाब थे, ये भारत में नहीं मिले, ये बाद में मिले थे। तो ऐसा हुआ कि भारत 47 में आजाद तो हो गया, लेकिन 49 में भी एक बहुत बड़ी घटना घटी, भोपाल हत्याकांड या भोपाल का जलियांवाला बाग। ये 49 की घटना, आजादी के 2 साल लगभग बाद। तो यहां तक अपन कोशिश करें हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सारी। भोपाल का हत्याकांड कहलाता वो। नवाब हमीदुल्ला थे, उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। हाँ, ये अपन कोशिश करेंगे मेन जितने फैक्ट्स आज 1 घंटे में हो सके कर लें। तो सबसे पहले तो शंकर शाह याद रखो, लिखो। मालवा में या मध्य प्रदेश में सबसे पहला विद्रोह 1783 में शंकर शाह जी एवं उनके पुत्र रघुनाथ शाह द्वारा किया गया था। ये किस एरिया से रिलेटेड थे? गढ़मंडला। गढ़मंडला मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह शंकर शाह एवं उनके पुत्र रघुनाथ शाह द्वारा किया गया था 1783 में। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, सारी बुक्स क्या बोलती हैं कि अप्पा साहेब ने किया, बट तारीख साफ साफ दिख रही है कि पहला कहां से हुआ होगा। वही मंडला, गढ़मंडला, गढ़कटंगा, तीनों एक ही जगह का नाम है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विंध्य का क्षेत्र, रीवा। तो ध्यान रखना। अब देखो, ये दोनों पर्सन जो है क्रांतिकारियों में भी कवर हो गए। 1857 की क्रांति के पहले चल रहे हैं अपन, पर क्या हुआ, ये दोनों पर्सन भारत के अपने मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों में भी शामिल हो गए। ये इनडायरेक्टली हेडिंग कवर हो गया। ठीक है, कहां पर विद्रोह करा था? गढ़मंडला। तो बस ये ध्यान रखना, शंकर शाह का नाम, रघुनाथ शाह का नाम और उनका एरिया और ईयर, इससे ज्यादा अपने काम का यहां नहीं है। अब ये बात तो हुई एक। अब वही अपन आ जाते हैं कहां पर? अप्पा शाह पर। अप्पा शाह जी, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये कौन थे? आखिरी छत्रपति। अब देखिए, जैसा हुआ कि 1880 में जितना भी मालवा का हिस्सा था, आज की तारीख में अपन देखें तो मालवा का वो हिस्सा जो महाराष्ट्र को टच करता है ना, नर्मदा के तट का क्षेत्र, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सब आप जानते हैं मराठों ने काफी पहले ही जीत लिए थे। तो अंग्रेजों ने इनको सीधा सीधा बोल दिया कि आप इनको खाली करें। तो अब छत्रपति तो कोई खाली करने वाले नहीं आसानी से, और इस तरह से दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध, और फाइनली क्या हुआ? जीत गए। अब दूसरी डेट डाल लो, 1818 में अंतिम छत्रपति अप्पा साहेब द्वारा
अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया, जिसमें अप्पा साहेब पराजित हुए। तो बस इतना डेट याद रखना। अप्पा साहेब कहां थे? अपने महाराष्ट्र में, सतारा महाराष्ट्र। अब देखो अगला ईयर आता है 1833, है ना। 1818 के बाद अगली जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ तो वह कहां हुआ? 1833 में। अब देखो आप जितने भी विद्रोह देखोगे इसमें से मोस्टली आपको कहां मिलेंगे? बुंदेलखंड क्षेत्र में, और ज्यादातर किसने करे हैं? बुंदेला राजाओं ने। बाकी अपन देखें कि होलकर है कि सिंधिया है, इनका कुछ भी रोल नहीं मिलता है। जितने भी विद्रोह आप पढ़ेंगे तो 95% किससे रिलेटेड मिलेंगे? बुंदेला राजाओं से, क्योंकि उनमें इतना करेज था कि वो अंग्रेजों से लड़ लें। तो 1833 में फिर विद्रोह हुआ 1880 के बाद। ये करने वाले कौन थे? जुझार सिंह और देवी सिंह, उनके पुत्र देवी सिंह, है ना। लिखो 1833 में बुंदेला शासक जुझार सिंह और देव सिंह द्वारा, अब ऐसा भी हो जाएगा देवी सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला एक ही बात है, बुंदेला इनका सरनेम है, द्वारा विद्रोह किया गया। तो ये तीसरा हो गया 1833 में। अब देखो इसके बाद अगला अंग्रेजों के साथ विद्रोह कब हुआ? 1842। तो ये भी कौन थे? बुंदेला शासक मधुकर शाह। ये मधुकर शाह वो नहीं है जो अपन ने पहले बुंदेला वंश में पढ़ा, अकबर के टाइम पे भी थे ना, ये वो नहीं है। मधुकर शाह नाम के दूसरे पर्सन है। ये 1842 है। जो अपन ने मधुकर शाह बुंदेला वंश में पढ़े थे वो 1500 की बात है, अकबर के समय पे, है ना। केशवदास जिनके दरबार में थे, आपको लिखवाया भी है मैंने, वो नहीं है, अलग मधुकर शाह है। तो मधुकर शाह और इनके कुछ साथियों ने अलग अलग क्षेत्र से विद्रोह करा था। इनके साथ में दूसरे भी राजा शामिल थे, उनकी जरूरत नहीं है, आप लिख लो 1842 में। तो एक प्रकार से क्या हो गया? मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध चौथा वाला विद्रोह लगभग, जो अपनी बुक्स में है। ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब अपन आ जाते हैं कहां पर? 1857 की क्रांति पे। अब आते हैं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति किस जगह से शुरू हुई थी? जिले का नाम क्या? नीमच। ध्यान रखना, आपसे जिला बिल्कुल पूछा जा सकता है। यह हुई थी कब शुरू? नीमच जिले में। NIMUCH। ये ओरिजिनली क्या है? अंग्रेजों का एक आर्मी बेस कैंप था। ये क्या था? आर्मी बेस कैंप, है ना। तो यहीं से क्या हुआ? विद्रोह शुरू हुआ था। पूरे इंडिया में कब हुआ था? 10 मई 1857 को। ये पूरा हो गया नेशनल लेवल का। कहां से हुआ था? बोले जोर से। अरे मेरठ, याद आया आपको? तो मेरठ से हुआ था। वाई मेरठ से ही क्यों हुआ था? क्योंकि मेरठ में इसलिए करना हुआ था क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों के सारे हथियार का रखे होते थे मेरठ में। एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था उनका। तो विद्रोहियों ने क्या करा? यहां पे कब्जा कर लिया, तो हथियारों की कमी होगी, लड़ने में सुविधा रहेगी। तो सेम बात मध्य प्रदेश के लिए आती है। नीमच चूंकि एक बहुत बड़ा बेस कैंप था, तो यहां से क्या होगा? विद्रोहियों को हथियार मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये कुछ दिनों बाद हुआ। हाँ, वही बैरकपुर तो पश्चिम बंगाल में है। एक मिनट पहले जरा मैं बात कर लूं, फिर अपन करते हैं। नीमच में हुआ 3 जून 1857। ये डेट याद रखना, टाइम भी लिख लो, रात के 9 बजे। 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश। ये दोनों लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में क्रांति कहां से शुरू हुई? नीमच। नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? वैसे मैं आपको जब अपन जिले पढ़ते हैं उसमें बताता, अभी क्या होता है देखो। नॉर्थ इंडिया मिलिट्री आर्टिलरी कैवेलरी हेडक्वार्टर। नीमच का नाम क्या आया? क्योंकि वहां पर इसका सेंटर है। और ये भी ध्यान रखना, अपने यहाँ पर एक सीआरपीएफ होती है, आपने नाम सुना होगा। व्हाट? सीआरपीएफ क्या करती है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो जैसे अपने एयरपोर्ट हैं, है ना, और दूसरी जो बॉर्डर्स पर भी सीआरपीएफ का काम किया। जैसे अपने एयरपोर्ट है, इनकी सुरक्षा करना, खदाने,
बड़े बड़े उद्योग है उनकी सुरक्षा करना। तो सीआरपीएफ का जन्म कहां पर हुआ है? नीमच से। ध्यान रखना, नीमच का एक बहुत बड़ा बेस कैंप है आज भी। अपन पढ़ेंगे जब नीमच में जाएंगे तो यहां पर थोड़ा आर्मी का काफी रोल है। तो इंडिया की जो वर्तमान सीआरपीएफ है इसकी जन्मदाता जगह कौन है? नीमच। और नीमच नाम कहां से आया है? नॉर्थ इंडिया मिलिट्री आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। ये मैं आपको जब अपन जिले पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा। तो नीमच को बोला जाता है सीआरपीएफ की जन्मस्थली। तो ये दोनों डेट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां तो विद्रोह हुआ। अब एक और महत्वपूर्ण नाम आता है कि इस विद्रोह को खत्म किसने करा, दबाया किसने? तो सीबी सोबार्स। ये वो कर्नल थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया, सीबी सोबार्स या सोबर्स। नीमच के विद्रोह को दबाने वाले पर्सन सीबी सोबर्स। ये भी आपको आ सकता है। रात के 9 बजे विद्रोह शुरू हुआ। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? बैरकपुर, वहां पर भी है मंगल पांडे जी का, तो वही थे। पर विद्रोह पर मेन जैसे उन्होंने मेरठ पे कब्जा करने का उद्देश्य क्या कि जिससे वो हथियारों को कब्जे में ले लें तो लड़ने में सुविधा रहे। हाँ, बैरकपुर छावनी में हुआ था, उन्होंने विरोध करा, हत्या करी मंगल पांडे ने, सही बात है। चलो ठीक है ना, यहां तक ये तीनों चारों फैक्ट्स याद रखना। मैं आपको वैसे मतलब की बातें करवा रहा हूं। अब देखिए यहां पर से अपन जब आगे बढ़ेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आएगा, तात्या टोपे, तो आपका काफी कुछ हिस्सा क्रांतिकारी वाला भी कवर होने लगेगा। अपन साथ में ही कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेनली आता है इनके फंक्शन, क्या क्या इनने काम करे, कुछ एक पॉइंट होंगे तो वो भी मैं कराते जाऊंगा। चले अब अपन आगे चलते हैं। क्रांति ये तो हो गई शुरुआत कहां पर? 3 जून 1857 को, कहां पर? नीमच में। पर क्रांति तो और भी फैली थी, इंदौर में भी हुआ था विवाद, ग्वालियर में भी हुआ था, शिवपुरी में भी, है ना। तो उनकी डेट और लिखते जाओ, लिखो 14 जून 14 जून को कहां पर हुई? मुरार ग्वालियर। मुरार ग्वालियर, यानी ग्वालियर में कहां पर कब शुरू हुआ सारा विवाद? 14 जून को। यहां पर ये 3 जून है, उसके बाद मुरार ग्वालियर। फिर इसके बाद 20 जून को कहां पर सब विवाद हुआ? शिवपुरी। फिर 1 जुलाई इंदौर। 1 जुलाई इंदौर। ये नोट कर लेना। थोड़ा डीप में क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा तो डेट इतनी तो नहीं पूछेगा, ये तो फिर भी महत्वपूर्ण है दोनों पॉइंट, ये तीनों। पर आप ध्यान, धीरे धीरे फिर अब बात बढ़ती चले जा रही है। इनकी डेट इतनी तो डीप में नहीं पूछने की संभावना कमी है। पर क्या है, आप देख ही रहे हैं 5-5, 6-6 दिन के अंतर पे सब जगह पर विद्रोह फैलता जा रहा है ना। ठीक है, इंदौर। और ये वैसे इंदौर की बजाय इसका लिखो ब्रैकेट में महू। महू का फुल फॉर्म भी मालूम है ना आपको? वैसे मैंने बताया क्या? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। ये सब सैनिक छावनियां हैं। महू तो अभी भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका नाम जो है बदल दिया गया था। अब देखो अपन इसी में चलते हैं, इसी में हेडिंग डाल लो, शहादत खां। यहां तक तीनों डेट हो गई। अब इसी में क्रांतिकारी भी आते जाएंगे अपने। शहादत खां नाम सुना? कौन थे शहादत खां जी? अब देखो क्या हुआ, मुरार में हमला हुआ, शिवपुरी में हुआ, तो शुरुआती दौर में तो अंग्रेज भाग गए थे क्योंकि उनको इतना अंदाजा नहीं था कि इतना विद्रोह होगा। काफी सारे अंग्रेज जैसे मुरार छावनी में जो थे वो चले गए, इधर उधर भाग गए, शिवपुरी से भाग गए, और ये सब गुना के रास्ते किधर जाने की तैयारी कर रहे थे? भोपाल। अलग अलग रास्तों से गए। तो उसी कैटेगरी में कुछ सैनिक किधर? इंदौर की तरफ आए। तो शहादत खां जो थे ओरिजिनली एक होलकर सेना के सैनिक थे, या अधिकारी कहें। शहादत खां खुद कौन थे? होलकर सेना के एक सैनिक अधिकारी। और इन्होंने भी क्रांति में भाग लिया, और जो अंग्रेज भाग रहे थे उनके ऊपर क्या करा? अटैक।
और प्रारंभिक रूप से ये जीते भी। पर कुछ अंग्रेज भागने में कामयाब हो गए और वो कहां चले गए? भोपाल, जहां पर सिकंदर जहां बेगम ने उनको पूरी तरह से शरण दे दी कि ठीक है हम आपको पूरी तरह सेफ रखेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये इसी क्रम में आता है। लिखो, अभी आपने शहादत खां का नाम लिखा, 1 जुलाई को इन्होंने विद्रोह करा था, है ना। लिखो, शहादत खां एक होलकर सैन्य अधिकारी थे। सैन्य अधिकारी थे। इन्होंने भागती हुई अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर पराजित किया था। भागती हुई अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया था और पराजित भी किया था उनको, ठीक है। अब यहीं पर अपन और लिख लेते हैं, सिकंदर जहां बेगम अपन ने पढ़े थे, भोपाल की बेगम है। लिखो, परंतु सिकंदर जहां बेगम द्वारा अंग्रेजों की पूर्ण सहायता की गई, यानी ये वास्तव में अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, इन्होंने क्रांतिकारियों की कोई हेल्प नहीं करी। भागना मतलब क्या? जो भी उस वक्त गाड़ी हो, घोड़े हो, अब रूट तो क्या बोल सकते हैं, बस शिवपुरी से वो जिसको जो रास्ता मिल जाए, क्योंकि विद्रोह हो रहा है। आप ऐसे समझो ना कि दंगा हो रहा है, तो उसको कोई पर्टिकुलर रूट तो नहीं होगा, जहां से आपको मिल जाए आप उस रास्ते से जाओगे। अब ये पूछ रहे कि किस पर्टिकुलर रास्ते से, ऐसा नहीं, कुछ इंदौर भी गए होंगे, कुछ दूसरे रास्ते से जंगलों से गए होंगे, और आज के रूट उस वक्त के रूट नहीं होंगे। अरे 1857 की बात हो रही है कि नहीं। तो जो भी है, बस ये जा रहे थे, अटैक करा, कुछ लोग कहां पहुंच गए? भोपाल। लिखो, इस वक्त भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन किया था, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी, बच गए थे वो इसीलिए, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं। अब यहां से आपके तात्या टोपे या झांसी की रानी की भी बात आने लगेगी। अब देखो, 22 मई को किसने विद्रोह करा था? झांसी की रानी। स्थान क्या था? कालपी। कालपी जो है अभी यूपी में आता है। देखिए, अभी तो झांसी भी आता है ना, झांसी भी एमपी में थोड़ी है, यूपी में ही है। कालपी आप जानते हो काय के लिए फेमस है? मैं तुमको एक चीज बताता हूं, शायद यूपी इंडिया का ऐसा एकमात्र राज्य होगा, मैं भी 100% श्योर तो नहीं हूं, 80% श्योर हूं, जहां के हर जिले में कुछ ना कुछ यूनिक चीज है। यदि अपन अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर हर जिले में कोई यूनिक चीज नहीं है। यदि आप यूपी की बात करो, जो मैंने आज तक इतनी पढ़ाई करी है, यूपी जी के भी हम तो पढ़ते रहते हैं, तो मैंने देखा कि यूपी के हर जिले में कुछ ना कुछ यूनिक जरूर है, और ऐसा वैसा यूनिक नहीं कि या तो वो नेशनल लेवल का यूनिक है या फिर इंटरनेशनल लेवल का, ऐसा। तो कालपी में क्या बनते हैं? हैंडमेड कागज। ये भले इतने फेमस नहीं है, पर कालपी का एक काफी बड़ा बिजनेस है। यहाँ क्या बनते हैं? हाथ से बने हुए कागज आपने देखे होंगे, बहुत कलरफुल आते हैं, इनको डेकोरेटिव पीसेस में बनाने में बहुत यूज करा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कालपी अभी जिला नहीं है ऐसा, पर ये चीज है। तुमको अब देखो, इसका एक एग्जांपल और बताता हूं यूनिकनेस का। एक तो तुम वो चाइना क्ले के बर्तन वगैरह तो जानते ही होगे, डेकोरेटिव पॉट आते हैं, कहां मिलते हैं? खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तुमको एक और यूनिक चीज बताता हूं, एक नदी आ जाती है अपनी केन, अरे एमपी से यूपी में जाती है, तो केन नदी की एक बहुत जबरदस्त विशेषता है, मैं आपको आइडिया के लिए बताता हूं, नॉलेज के लिए, डायरेक्ट एग्जाम में उसका यूज नहीं है, पर अब आपको पता होना चाहिए। सजर पत्थर, सजर पत्थर, व्हाट, सुना है कभी ये शब्द? यूपी के लोगों ने शायद सुना हो। क्या होता है इसके अंदर? छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, बांदा उत्तर प्रदेश में, बांदा में। तो यदि इन पत्थरों को आप देखोगे हाथ में लेके, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके ऊपर कोई पेड़ पौधे की आकृति बनी हुई है। आपने कभी ऐसा पेड़ पौधे पे आकृति देखी क्या? इस नदी में पत्थर मिलते हैं, तो ये मिलते कहां है? बांदा उत्तर प्रदेश में। वैसे एमपी में भी मिलते हैं, होशंगाबाद में, पर यहाँ इतने नहीं निकाले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, कौन? सजर पत्थर का। तो ये बिल्कुल यूनिक है, पूरी दुनिया में
सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पत्थरों का नेचुरली कहां होता है? बांदा, यूपी में। अब तो ये आउटडेटेड हो गए। कभी देखना सजर स्टोन के नाम से आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, एक बहुत बड़ा यूनिक ट्रेड है ये, एमपी में भी मिलते हैं ये, पर अपने यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। अब आप सोच सकते हो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर काय की डिजाइन बनी हुई है, बेहद खूबसूरत पेड़ पौधों की, साफ दिखते हैं कि कोई पेड़ पौधा है। इसका नाम आता है, ये खोज करने वाले कौन थे मालूम है? बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम का नाम सुना है? उनके समय पर इसको फाइंड आउट करा गया था। बाजीराव प्रथम पेशवा थे। तो वही मैं आपको बता रहा था, यूपी के काफी यूनिक फीचर है। मैंने और भी कई देखे, अब टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा, पर मेरे को ऐसा लगता है। चलो, तो 22 मई 1857 को किसने विद्रोह शुरू करा? कालपी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। और इनका साथ किसने दिया? तात्या टोपे। और यहां पर इस विद्रोह में अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई हुई तो झांसी की रानी जो है जीत गई थी तात्या टोपे की सहायता से। बाद में उनकी ग्वालियर में फिर डेथ हुई थी युद्ध के दौरान में ना। लिखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 22 मई 1857 को विद्रोह किया एवं तात्या टोपे की सहायता से विजय प्राप्त कर ग्वालियर चले गई। अब थोड़ा सा अपन यहीं पर तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा ऐसी डिटेल नहीं, एग्जाम में बहुत डीप में हो जाएगा, पर मेन फैक्ट्स कर लेते हैं। वैसे आप अच्छा बताओ, तात्या टोपे के बारे में आप क्या क्या जानते हो? देखो, इनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग येवलकर। कई बुक्स में लिखा है रामचंद्र पांडुरंग भट्ट, हो सकता है ये मराठी ब्राह्मण हो जो भी। अब देखो क्या होता है, ये वास्तव में तात्या टोपे जी कहां के रहने वाले थे? महाराष्ट्र का कोई गांव है येवल, तो उसी के नाम पर क्या बन गया? येवलकर। अरे आप क्लास पे ध्यान दो, कौन का बैठा है, बैठने दो उनको। तो रामचंद्र पांडुरंग येवल, पांडुरंग किनका नाम है? इनके पिताजी का। और येवल गांव के रहने वाले थे तो नाम क्या बन गया? येवलकर, है कि नहीं? इनका एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। वैसे आप जानते हो क्या? इन्हें अंग्रेज क्या बोलते थे? भारतीय चीता। इनको क्या बोला जाता था? भारतीय चीता। अंग्रेज बोलते थे, इंडियन तो नहीं बोले। वाई? अब चीता क्यों जाना जाता है? अपनी स्पीड के लिए, सही है ना? अब बता दूं क्या कैसे नाम पड़ गया। क्या होता था, अंग्रेज सेना तो बहुत बड़ी थी, इनके पास लगभग में जो बुक्स में पढ़ा आई थिंक 20,000 लोग थे, 20,000 की आर्मी थी इनके पास अपनी। 1857 की क्रांति के दौरान ऐसा बुक्स में लिखा है। तो सीधी बात है, 20,000 लोग भले ही बहुत होते हैं, लेकिन अंग्रेजों के सामने कुछ भी नहीं, निगलिजिबल है, पूरी दुनिया पे शासन करने वाले। तो लड़ने का एक ही तरीका बचता है, वो क्या? छापामार युद्ध पद्धति, गुरिल्ला, यानी क्या? छुप के अटैक करो, जैसा आपने शिवाजी के समय पढ़ा होगा, है ना, कि शिवाजी ने शायद पूरी जिंदगी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा औरंगजेब को परेशान करके रखा। हाँ, औरंगजेब अपने समय पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली किंग था, पूरी दुनिया भी मिलकर हमला कर देती तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इनको नहीं हरा पाती। हाँ, ये अपने समय पर दुनिया के सबसे पावरफुल किंग थे। बुक्स में ये भी लिखा है कि यदि पूरा यूरोप मिलकर हमला कर देता उस वक्त, तो भी अकबर को तो वो कभी नहीं हरा पाते। चलो खैर, वो बातें छोड़ें। तो क्या होता था, इतने पावरफुल किंग को किसने? शिवाजी ने लंबे समय तक उलझा के रखा। कैसे? छापामार युद्ध पद्धति से। वही युद्ध पद्धति किसने अपनाई? तात्या टोपे ने। और ऐसा बोला जाता है लगभग 7 से 8 सालों तक लगातार लड़ाई करी। और 1857 में तो काफी सीधी लड़ाई होने लग गई। ऐसा नहीं कि ये शुरुआत में बस यहीं पर उतरे मैदान में, ये पहले से अंग्रेजों के विरोधी थे 1857 के पहले से। तो लंबे समय तक इन्होंने जो है युद्ध करते रहे। वैसे तात्या टोपे को फांसी हुई थी 1859 में, मिनिमम 2 साल तो मान ही लो आप, है ना, अप्रोक्सीमेट। तो भी छापामार युद्ध लड़ा। ऐसा बोला जाता है कि एक बार 2800 मील तक, अरे मील समझते हो गए आप, माइल तक अंग्रेजों ने पीछा करा, पर इनको नहीं पकड़ पाए स्पीड के कारण। ऐसे भी किस्से लिखे हुए हैं बुक्स में इनके बारे में कि 2800 मील तक।
तो यही सब मेरिट देखते हुए इनको अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था, भारतीय चीता। तो पहले तो लाइन ये लिख लो, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर, ऑब्लिक लगा के लिख लो भट्ट। अब ये मराठी ब्राह्मण हो सकते हैं, अब भट्ट है, येवलकर तो कंफर्म हो गई क्योंकि ये येवल गांव के रहने वाले थे, ठीक है ना। लिखो, अंग्रेज इन्हें भारतीय चीता कहते थे। अब बाकी मैंने आपको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए अलग अलग बातें बता दी। इनका एग्जाम में तो इतना महत्व नहीं है कि 2800 मील तक पीछा करा, ये तो नहीं पूछेगा, पर अपने को थोड़ा इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए पढ़ने में, स्टोरी तो बने। अब देखो एक और पर्सन आता है कि ये अरेस्ट कैसे हुए, इनको फांसी कैसे हुई। तो एक पर्सन थे मानसिंह, इन्होंने जो है धोखे से पकड़वा दिया था। अब हु वाज मानसिंह, कौन, अरे नहीं, किंग ऑफ नरवर, बिल्कुल राइट। देखो ओरिजिनली मानसिंह कौन थे, सिंधियाओं के एक सामंत है ना, कि सिंधिया राजा थे। अच्छा हाँ, इस वक्त 1857 की क्रांति के समय सिंधिया किंग कौन था, जयाजी राव सिंधिया। लिख लो फटाफट, ये भी काम आएगा फैक्ट अपने। सिंधिया किंग कौन थे, जयाजी राव सिंधिया। अरे जय विलास पैलेस बनवाया, मैंने सिंधिया डायनेस्टी में पढ़ाया आपको, ये लाइन भी लिखवाई थी कि 1857 की क्रांति के समय शासक थे। अब देखो मानसिंह जो थे वो कौन थे, सिंधियाओं के सामंत, और किसी कारण से क्या करा था इनको, सामंत कहा के थे, नरवर शिवपुरी, नरवर शिवपुरी में है, अपन पढ़ते कि नहीं, नरवर का मेला भी लगता है, डैम भी है यहाँ पर, बहुत सारे ऐतिहासिक मंदिर भी है, ये भी ध्यान, नरवर अपने को अभी भी आता रहता है पढ़ने में। तो नरवर में ये राजा या कहें उनके सामंत थे। सिंधियाओं ने इनको बाहर कर दिया था, एक प्रकार से कहें नौकरी से निकाल दिया था। तो इनके दिमाग में चल रहा था कि कैसे मैं अपना दोबारा राजपाट वापिस प्राप्त करूं। तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था और शिवपुरी से लगभग कुछ दूरी पर पड़ाना के जंगलों में अपनी एक छोटी मोटी आर्मी कैंप बना लिया था। अब देखो इन्होंने विद्रोह कर दिया नौकरी जाने के बाद, है ना, सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो कहां पर कर रहे थे, जंगलों में छिपकर। पड़ाना करके कोई जगह है शिवपुरी के पास, वहां के जंगलों में अपनी छोटी मोटी छावनी बना ली। उनके दिमाग में क्या था कि मुझे अपना नरवर वापिस चाहिए। अब इन्होंने भी विद्रोह करा था तात्या टोपे ने, दोनों विद्रोही, दोनों का दुश्मन कौन, सिंधिया। अरे सिंधिया तो थे या अंग्रेज तो थे। तो इन्होंने क्या, इनकी मित्रता हो गई और तात्या टोपे को सहायता देने का बोला, किसने, मानसिंह ने, कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ऐसा हुआ भी, तात्या टोपे ने इनके ऊपर भरोसा कर लिया कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं आपसे मिलूंगा। और ऐसा रहा, जब तात्या टोपे इनके पास गए हेल्प मांगने, तो सोते समय इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को मैसेज कर दिया, और इस तरह से तात्या टोपे को क्या करा गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो ये ध्यान रखना, मानसिंह की धोखाधड़ी से ये अरेस्ट हो गए। लिख लो, तात्या टोपे को सिंधियाओं के सामंत मानसिंह की धोखाधड़ी के कारण, और ये भी लिख लो नाम, मेजर गिळे। अरेस्ट करने वाला आदमी कौन था, मेजर गिळे। धोखाधड़ी के कारण मेजर गिळे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और ये फांसी, अब अगला सीधा आप समझ ही सकते हैं कि अगला क्या होगा, कि इनको केस मुकदमा चलाया होगा कोई झूठा और सजा दे दी होगी। तो 18 अप्रैल को फांसी हुई थी तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई शिवपुरी में फांसी दे दी गई शाम 5 बजे। ये ज्यादा अंतर नहीं है, जो अरेस्ट करा था गिळे ने, कितने करा था, लगभग 8 या 10 तारीख को। उसके बाद मात्र 10 एक दिन के अंदर अंदर इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये तुम्हारा थोड़ा तात्या टोपे जी भी कवर हो गए। बस इसमें 2-3 फैक्ट याद रखना, तो इनका पूरा नाम भारतीय चीता, ठीक है ना। अब इसी में अपन आ जाते हैं क्या, रानी लक्ष्मीबाई, मनु या मणिकर्णिका। लिख लो, लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मनु तथा मणिकर्णिका था। देखो इनका विवाह झांसी के किसके साथ है, गंगाधर राव के साथ हुआ था। अब ये भी वही अप्पा साहेब वगैरह या उन्हीं के वंशजों के क्या होंगे, कोई सामंत। अब देखो एक चीज आती है, आप शायद इसको ऐसा समझते होंगे कि जो 1857 की क्रांति है, यह भारत की सबसे पहली शहीद महिला। अरे पुरुष तो शहीद हुए, मंगल पांडे अपन ने नाम पढ़ा, महिलाओं में फर्स्ट कौन, आप ऐसा समझते हैं झांसी की रानी, ये फर्स्ट नहीं थी, सेकंड थी।
यानी दूसरे नंबर पर एज ए वुमन महिलाओं में कोई शहीद हुआ तो वो कौन थी? झांसी की रानी। पहले नंबर पर कौन हुआ था तो फिर अवंतीबाई लोधी। ये ध्यान रखना, लगभग कुछ दिनों का अंतर है, अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का। तो लिख लो 1857 की क्रांति में महिलाओं में इन्हें दूसरे स्थान पर वीर गति प्राप्त हुई थी। दूसरे स्थान पर, पहले पे नहीं। वैसे मैं अभी आपको बढ़ता दूंगा अवंतीबाई का। अब इन्होंने लड़ाइयां करी, फाइनली लड़ते जोड़ते क्या हुआ, 18 जून 1858 को क्या हो गया, ये वीर गति को प्राप्त हुई। पराजित करने वाले हीरोज, अंग्रेज सैनिक कमांडर कौन होगा, हीरोज। और 18 जून 1858 को हीरोज द्वारा ये पराजित हुई। ये कहां पर हुई थी, फूलबाग ग्वालियर, और समाधि भी कहां है, फूलबाग ग्वालियर। तथा झांसी की रानी का 18 जून 1858 में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। पराजित करने वाले हीरोज, हीरोज का नाम याद रखना। अब देखो, एक होता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये कौन देता है, मध्य प्रदेश सरकार। तो 2 लाइनें और कर लो कि 2013 से है ना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जा रहा है। अब देखो और भी कई बातें हैं कि इनके जन्म कहां हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम क्या, इतनी कोई जरूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि फादर का नाम क्या था, ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ, हस्बैंड का नाम एक बार पूछ सकते हैं। चलो, तो ये 2 कवर हुए पर्सन, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं वापिस अपनी क्रांति पे। मैंने आपको 1857 की क्रांति करते करते 2 साथ में क्रांतिकारी भी करा दिए, क्योंकि अलग से पढ़ने का मतलब नहीं, समझ में भी आएगा। अपन मेनली क्या पढ़ रहे हैं, 1857 की क्रांति और उसके बाद की घटनाएं। जो शहीद बीच में आते जाएंगे अपन मतलब की बातें कर लेंगे, है ना, ठीक है। अपन पहुंच गए हैं 1857 की क्रांति। अब आगे देखते हैं और क्या क्या घटनाएं। अब 1857 के बाद अपन आगे चलते हैं। लिखो मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह 1923। ये नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह। डायरेक्ट इसी के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये हुआ कहां पर था, तो जबलपुर। ये स्थान याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जबलपुर झंडा सत्याग्रह। अब देखो इसकी स्टोरी क्या है, क्या घटना घटी। इस वक्त चुनाव हुए और जो नगर पालिका है जबलपुर की, यहां पे कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। एक पर्सन थे प्रेमचंद जैन, नाम सुना होगा। इन्होंने क्या बोला, या जो परिषद थी नगर पालिका के जो मेंबर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव हुए, सारे इंडियन लोग जीत गए, तो उनका क्या कहना था कि जो हमारी नगर पालिका है इसकी बिल्डिंग पर, उस वक्त उसका नाम क्या था, विक्टोरिया हॉल, भारतीय ध्वज फहराएंगे। कि सभी मेंबर्स ने, नगर पालिका के सभी सदस्यों ने, जिनको हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं, पार्षद, तो जो भी चुनाव जीते थे उन्होंने क्या डिसाइड करा प्रेमचंद जी के अंडर में कि हम यहां पर क्या लगाएंगे, अपना भारतीय ध्वज। 1923 की बात है ये, अभी भारत आजाद नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने लगा भी दिया। अंग्रेज आए, उन्होंने देखा भाई भारतीय झंडा है, हमारा झंडा हटा दिया, तो उन्होंने उसको क्या करा, नीचे पटक दिया और उसको पैरों से भी कुचलवा दिया कि पैर रख के चले गए उसके ऊपर। तो ऐसे में क्या हुआ कि लोग काफी आक्रोशित हो गए और काफी क्या है, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी दौरान एक पर्सन और आए, सुंदरलाल शर्मा। तो इन्होंने क्या करा, दोबारा झंडा फहराने की कोशिश करी, या एक बार झंडा फहरा दिया। इस आरोप में इन दोनों को क्या हुआ, 6-6 महीने की क्या हो गई, कैद। और देखो इस घटना का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, इतना ज्यादा कि जो उस वक्त कांग्रेस थी उसने इस झंडे वाले घटना को पूरे नेशनल लेवल पर करने का एक विचार बनाया कि हम क्या करेंगे। यानी जबलपुर में यह घटना इतनी इफेक्टिव हुई लोगों के दिल दिमाग पर कि कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम भी झंडे को फहराएंगे सभी बिल्डिंगों पर जो जो मेजर है। तो एक प्रकार से पूरे देश में माहौल खड़ा हो गया। यानी एक छोटी घटना कि जबलपुर के विक्टोरिया हॉल पे या नगर पालिका के बिल्डिंग पे लगाना है, और अंग्रेज इतना घबरा गए और लोगों में इतना उन्माद आ गया देश के प्रति कि उसको किसने एक्सेप्ट करा, कांग्रेस ने। और कहां से शुरुआत करने का डिसाइड करा,
नागपुर। नागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में था। 1923 की बात है, ध्यान ना, पहले नागपुर मध्य प्रदेश में ही था। वो तो 56 में अपन ने पढ़ा था, बंटवारे हुए सब अलग अलग राज्यों का, तो वहां चला गया। ये तो मध्य प्रदेश या मालवा की राजधानी कौन थी? नागपुर थी। तो उनका जो नागपुर अधिवेशन हुआ, उन्होंने यहां से नागपुर अधिवेशन नहीं, नागपुर से शुरुआत करी थी कि हम ये झंडा सत्याग्रह को क्या करेंगे, पूरे नेशनल लेवल पर करेंगे, भारत के सभी हिस्सों में। और शुरुआत कहां से करेंगे? मालवा की राजधानी या सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर से। ध्यान ना, नागपुर उस वक्त मध्य प्रदेश का हिस्सा था। कभी तुमको भी सरकारी स्कूलों में जाना, सरकारी स्कूल इसलिए बोल रहा हूं जो बहुत पुराने, एमपी में अपने इंदौर में ढेर सारे ऐसे सरकारी स्कूल है जो बहुत पुराने हैं, 100 साल से ऊपर। वहां पर कभी उनके बोर्ड पे हिस्ट्री देखना उनकी, तो तुमको ये नागपुर शब्द लिखा हुआ दिखेगा। दिस ऑर्डर डिक्लेयर्ड बाय दिस अंग्रेज ऑफिसर एंड सो ऑन, और ब्रैकेट में लिखा रहेगा नागपुर मालवा। ये दो एक जगह मैंने पढ़ा है, पुराने पेंट करे हुए स्कूल, सरकारी ऑफिस में तो नहीं देखा, स्कूल में जरूर देखा हुआ है मैंने इंदौर के, कि वहां पर नागपुर के नाम से आदेश जारी करे हुए और दीवार पर लिखे हुए हैं। आज तक वो सही सलामत है। कितने समय की बात हो गई है, 100 साल पुरानी बातें। 98 ईयर्स हो गए लगभग, लेकिन चलो। तो जबलपुर सत्याग्रह, अच्छा झंडा सत्याग्रह लिख लो, लिखो यह जबलपुर में आयोजित किया गया था। जबलपुर के विक्टोरिया हॉल पर, थोड़ा जल्दी लिख लें, हाँ टाइम हो गया। जबलपुर के विक्टोरिया हॉल पर फहराए गए झंडे को अंग्रेजों द्वारा पैरों से कुचलवा दिया गया, परंतु प्रेमचंद जैन द्वारा पुनः फहरा दिया गया। प्रेमचंद जैन के ब्रैकेट में जो दमोह, ये मूल रूप से दमोह के रहने वाले थे। प्रेमचंद जैन दमोह द्वारा पुनः झंडा फहरा दिया गया। इस घटना में जन भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने फैसला लिया कि 13 अप्रैल 1923 से संपूर्ण भारत में झंडा सत्याग्रह किया जाएगा। संपूर्ण भारत में झंडा सत्याग्रह किया जाएगा और इसका प्रारंभ नागपुर मध्य भारत से किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या घटना घटी, झंडा सत्याग्रह का क्या महत्व है, कि एक जबलपुर में घटने वाली घटना और कैसे बन गई नेशनल लेवल पे, कि इन्होंने पैरों से जो है झंडे को कुचल दिया। कुछ लोगों ने, जिनके नाम है प्रेमचंद, सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने वापस फहरा दिया। और लोग इतने जो है इसमें देशभक्ति में आ गए कि कांग्रेस ने सोचा कि हम इसको क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे मनाएंगे। अब भारत की हर बिल्डिंग पर भारतीय ध्वज फहराया जाएगा, सब जगह। तो शुरुआत कहां से करेंगे? मालवा से ही करेंगे, नागपुर। और 13 अप्रैल 1923 से उन्होंने एक नेशनल लेवल पे झंडा सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। इसमें बहुत बड़े बड़े नेता सब शामिल थे, जिनके नाम अपन आगे पढ़ेंगे। अभी नेताओं के नाम तो नहीं लिखे, पर जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन सब शामिल थे। इन जबलपुर में इन्होंने बाद में वापिस आके 13 अप्रैल को झंडा वंदन किया था। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन, है कि नहीं? नाम जानते हो ना डॉक्टर राधाकृष्णन का? अपने कॉलेज है आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, तो इसका इनॉग्रेशन किसने करा था? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ध्यान ना, ये सबसे पहला कॉलेज है जिसका उद्घाटन किसने करा था? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। देखना कहीं वहां जाके।